तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, इन 3 तस्वीरों में आप कामयाबी की उस उड़ान को देख सकते हैं। मानव को ले जाने में सक्षम देश का पहला ड्रोन तैयार हो गया है। इसका सफल परीक्षण भी पुणे में कर लिया गया है। पुणे में ही डीआरडीओ ने रिमोट से चलने वाले हथियारबंद बोट का सफल परीक्षण किया और इस बोट की नुमाइश डिफेंस एक्सपो 2022 में की जाएगी। चेन्नई को भी तकनीक की सौगात जल्द ही मिलने जा रही है। यहां पर बिना ड्राइवर की मेट्रो का संचालन जल्द ही शुरू होने वाला है। तो देश में ड्रोन क्रांति की शुरुआत काफी हालांकि पहले से हो चुकी है, अब उसमें एक और आयाम जुड़ गया है और ड्रोन क्रांति के इस नए चैप्टर में स्वदेशी का संकल्प भी नजर आ रहा है। स्टार्टअप मंत्र है और आत्मनिर्भरता का इरादा भी झलक रहा है। ड्रोन क्रांति का ये नया चैप्टर एक स्टार्टअप ने लिखा है और इस ड्रोन ने उड़ान भरी है पुणे से। जी हाँ, जिस ड्रोन की हम बात कर रहे हैं वो बेहद खास है। खास इसलिए है क्योंकि ये मानव को ले जाने में सक्षम है। ये देश का पहला ह्यूमन कैरिंग ड्रोन है। ये मल्टी रोल ड्रोन है जिसका इस्तेमाल बाकायदा रक्षा और सिविल दोनों तरह के ऑपरेशंस में हो सकता है। ये नया दौर है और नए दौर का ये नया ड्रोन है। ड्रोन क्रांति की प्रकाष्ठा क्या हो सकती है और हमारे इंजीनियर्स का परिश्रम कितने अद्भुत परिणाम तक पहुंचा सकता है, ये बात इस ड्रोन ने साबित कर दी है। ये ड्रोन भारी से भारी सामान के साथ इंसानों को लाने ले जाने में सक्षम है। इसे वरुण नाम दिया गया है। स्वदेशी की संकल्पना, स्टार्टअप का मंत्र और आत्मनिर्भरता की पूंजी से इस ड्रोन का ताना बाना बुना गया है। इसे पुणे के सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। इस ड्रोन को नौसेना की जरूरत के हिसाब से तैयार किया गया है और कोशिश की गई है कि ड्रोन युद्ध के समय सेना के काम आ सके। ये विशेष तौर पर नेवी और खास तौर पर नौसेना के युद्धपोतों के लिए स्पेशल डिजाइन किया गया है ताकि ये चलते युद्धपोत से उड़ान भर सके या उतर सके। समुद्र में युद्धपोत पर सबसे बड़ी चुनौती तब होती है जब फ्यूल भरा जाना होता है या फिर कार्गो का ट्रांसफर करना होता है या फिर मेडिकल इमरजेंसी के वक्त जहाजों को एक दूसरे के करीब लाना होता है। ये प्रक्रिया रासपास ऑपरेशन कहलाती है या फिर हेलीकॉप्टर को उड़ाकर एक जहाज से दूसरे जहाज पर लैंड करना होता है। इस काम में लागत भी ज्यादा आती है और जोखिम भी ज्यादा होता है। ऐसी स्थिति में ये ड्रोन 100 किलो के कार्गो को उठा सकता है और मेडिकल इमरजेंसी में एक से दूसरे जहाज के बीच उड़ान भर सकता है। इस ड्रोन में एक नहीं कई खूबियां हैं जो इसे खास बनाती हैं। मसलन इसे बेहद आसानी से उड़ाया जा सकता है। ये करीब 30 मिनट तक उड़ान भर सकता है और बड़ी आसानी से 25 से 30 किलोमीटर की रेंज में आ जा सकता है। साथ ही ये ड्रोन 130 किलो तक पेलोड ले जा सकता है। इसमें 16 मोटर लगी हैं। इसे बनाने वालों का दावा है कि तकनीकी खराबी के बाद ये ड्रोन सुरक्षित लैंडिंग में सक्षम है। कुछ ऐसी बातें हैं जो इसे तमाम ड्रोन से अलग बनाती हैं। ये अपने आप में ऐसा पहला ड्रोन है जिसमें पैराशूट भी है, जो इमरजेंसी या खराबी के दौरान अपने आप खुल जाएगा और ड्रोन सुरक्षित लैंड हो जाएगा। जाहिर है ड्रोन क्रांति की ऐसी शुरुआत है जो न केवल ड्रोन के मायने बदलेगी बल्कि भारत की सैन्य ताकत को भी नई धार देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब रक्षा तकनीक के क्षेत्र में कामयाबी की कहानी के बारे में आपको बताते हैं। ये कहानी डीआरडीओ और रक्षा क्षेत्र से जुड़े एक स्टार्टअप ने मिलकर लिखी है। दरअसल इस जॉइंट वेंचर के तहत हथियारों से लैस रिमोट वाली बोट तैयार की गई है। बिल्कुल, आपको बता दें कि इस बोट का इस्तेमाल निगरानी के लिए किया जा सकता है। निगरानी के साथ ही इसके जरिए दुश्मन का सफाया भी किया जा सकता है। फिलहाल ऐसी 3 बोट तैयार की गई है। मतलब ये कि एक और योद्धा देश की जल सीमा की रक्षा करने को तैयार है। जमीन से पानी में उतर रही तकनीक की इस नाव का जलवा देखिए। इस बेमिसाल बोट का सफर शुरू हो चुका है। खूबी यह है कि ना तो खवेया की जरूरत है और ना ही पतवार की।
क्योंकि ये तकनीक की परवाज है और ये नए भारत की नई ताकत की पहचान है। ये महज बोट नहीं, जल प्रहरियों की चौकस तकनीकी निगाहें हैं। ये महज आवाजाही का जरिया नहीं, खतरे तक पहुंचकर उसे निस्तेनाबूद करने का हथियार है। रिमोट से कंट्रोल होने वाली इन 3 बोट्स को डीआरडीओ ने एक प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप के साथ मिलकर तैयार किया है। हथियारों से लैस इन बोट का निगरानी के लिए इस्तेमाल होगा। इसके जरिए देश के सीमा प्रहरी दूर से ही दुश्मन का खात्मा भी कर सकेंगे। These 3 variants we developed, we made it unmanned. That means there will not be any human being on board the vessel. It can be remotely controlled, and it transfers the video feed to the ground control station. It is useful for surveillance purpose, then patrolling, reconnaissance. Entire this is called actually the maritime security. समंदर हो या विशालकाय नदियां, हथियारों और कैमरों से सुसज्जित रिमोट से चलने वाली ये बोट्स मुश्किल परिस्थितियों में लहरों से लड़कर लक्ष्य तक पहुंच सकती हैं। इलाके की निगरानी कर सकती हैं, किसी भी खतरे से निपट सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए सफलता की एक और कहानी आपको बताते हैं और दिखाते हैं। लेकिन ये सफलता दरअसल तकनीक के क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई तो बिल्कुल नहीं है। सफलता की ये कहानी ये इबारत ग्लैमर की दुनिया में लिखी गई और इस कहानी की नायिका है जालंधर की रहने वाली रेचल गुप्ता। देखिए, रेचल गुप्ता ने मिस सुपर टैलेंटेड ऑफ द वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया है। प्रतियोगिता का आयोजन फ्रांस में किया गया था और बरसों बाद ये खिताब भारत की झोली में आया है। और आपको ये भी बता दें कि इससे पहले 52 साल पहले जीनत अमान ने यह खिताब जीता था। ढोल, नगाड़े, भंगड़ा और गिद्धा डांस, सड़क पर उमड़ा लोगों का सैलाब। ये किसी बारात की तस्वीरें नहीं हैं, ये तस्वीरें तो जालंधर की इस बेटी के स्वागत की हैं, जिसने दुनिया में हिंदुस्तान का परचम लहराया है। फ्रांस में मिस सुपर टैलेंटेड ऑफ द वर्ल्ड का खिताब जीतकर रेचल गुप्ता अपने घर पहुंची तो लोगों ने फूल बरसाकर नाचते गाते हुए धमाकेदार तरीके से अगवानी की। क्योंकि रेचल ने अपनी कामयाबी से न केवल पंजाब का बल्कि पूरे हिंदुस्तान का मान बढ़ाया है। मैंने सोचा था कि मैं इंडिया को बेस्ट वे में रिप्रेजेंट करूंगी, क्योंकि ये मेरा गोल था कि पंजाबी कल्चर और इंडिया का कल्चर मैं दुनिया में दिखाऊं, यू नो। और वो हर चीज़ पर जज करते हैं, आप वॉक कैसे करते हो, आप बातें कैसे करते हो, एंड ये कंपटीशन पूरी तरह से आपको एज ए ह्यूमन टेस्ट करता है। प्रतियोगिता में रेचल का मुकाबला 60 देशों की मॉडल्स से था। फाइनल राउंड के बाद रेचल ने पोलैंड की मॉडल वेरोनिका नोवाक के साथ खिताब को साझा किया, क्योंकि दोनों को बराबर अंक मिले। 10 साल पहले भी यह खिताब भारत आया था और फिर अब जाकर रेचल देश के लिए इसे अपने नाम करने में कामयाब रही। वहीं सबसे पहले 1970 में भारत की ओर से मशहूर अभिनेत्री जीनत अमान ने यह पुरस्कार जीता था। इसी साल मैं 18 इयर्स की हुई तो मैंने मिस इंडिया के लिए अप्लाई किया और मैं पहले मिस इंडिया बनी इधर से, और फिर मैं मिस सुपर टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड पर गई इंडिया को रिप्रेजेंट करने। और उधर बहुत ही एफर्ट के बाद हम जीत गए, इंडिया जीत पाई 10 सालों के बाद, जो मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि इतना कुछ हो गया है। एंड आई एम वेरी ऑनर्ड कि मैं अपने आप को इंडिया बुला पाई और अब मैं अपने आप को वर्ल्ड बुला पाऊँ। रेचल की निगाहें अब मिस यूनिवर्स के मुकाबले पर है। वो चाहती हैं कि एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएं और एक और ताज हिंदुस्तान लेकर आएं। जालंधर से परमजीत सिंह रंगपुरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात कर लेते हैं एक अनोखे सफर की, और ये सफर है अमेरिका के कैलिफोर्निया से पंजाब के जालंधर तक का। जी हाँ, अब कहेंगे आप भाई इसमें अनोखा क्या है, फ्लाइट पकड़ो और पहुंच गए आप कैलिफोर्निया से जालंधर। लेकिन कोई शख्स इस सफर को सड़क के रास्ते तय करे तब आप क्या कहेंगे?
इसीलिए हम इस सफर को अनोखा कह रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के रहने वाले एक शख्स ने सड़क के रास्ते कैलिफोर्निया से जालंधर की दूरी तय की। पूरा 1.5 महीना लगा इस सफर को तय करने में। तो आप भी देखिए इस अनोखे सफर को पूरा करने वाले शख्स के जुनून की कहानी। इस कार पर सवार लखविंदर सिंह का सफरनामा बेहद मजेदार है। लखविंदर ने इस कार से सड़क के रास्ते अमेरिका से हिंदुस्तान का सफर तय किया है। अपनी कार लेकर लखविंदर अमेरिका की कैलिफोर्निया से चले और करीब 1.5 महीने में जालंधर पहुंच गए। ये सारा दिमाग कोरोना ही लै गया। एक्चुअली कोरोना जी आया, कुछ करना नहीं सी ते घरे बैठे सी, ना कोई टीवी दे न्यूज़ आ रही, कुछ नहीं आ रहा सी। मैं सोचा चल कुछ करिए वखरा। इस तो वखरा मैंने कुछ लगा नहीं है। मैं बाई रोड चलदे जी इंडिया नूं ते बस फिर लग गए। मैंने एक्चुअली 3 साल लगे प्लान करदे नूं। 3 साल बाद मैं कंप्लीट किया टूर अपना। लखविंदर कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो से चले थे। इस सफर में इन्होंने 20 देशों की सीमा पार की और 20,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय की। केवल अमेरिका से ब्रिटेन तक इनकी कार समुद्री जहाज के जरिए आई, बाकी सफर इन्होंने सड़क मार्ग से तय किया। लखविंदर अमेरिका से ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, हंगरी, तुर्की, ईरान और पाकिस्तान होते हुए अपने वतन हिंदुस्तान पहुंचे। लखविंदर का कहना है कि उन्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, केवल ईरान में थोड़ा अलग अनुभव रहा। और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट उन्होंने आपस में प्रॉब्लम चलती है ते पर उत्थे ये सी मैनूं उन्हें गड्डी नहीं अपनी चलान दी। गड्डी नहीं कहते चलाते नहीं। फिर गड्डी उन्होंने भाई मेरी 2600-2700 किलोमीटर गड्डी उन्होंने टो कर ली ते टो तो बाद उन्होंने फिर मैं आप ही मतलब कि टैक्सी पिछे गड्डी मोरे तो मैं टैक्सी तक 4 दिन लगे क्रॉस कर दे। लखविंदर का कहना है कि उन्हें बताया गया था कि पाकिस्तान से होकर आने पर खतरा हो सकता है, लेकिन वहां की आवाम ने जो प्यार दिया वो यादगार है। जालंधर से परमजीत सिंह रंगपुरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको लिए चलते हैं उज्जैन, जहां बाबा महाकाल की शाही सवारी निकली है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाबा महाकाल का रथ खींचा। इतना ही नहीं, इसके साथ ही महाकाल कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह कार्यक्रम की भी शुरुआत हो गई है। जी और सीएम ने सभी लोगों को 11 अक्टूबर को होने वाले उद्घाटन समारोह में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया। उधर उत्सव के रंग मथुरा से भी सामने आए हैं। मथुरा में श्री रंगनाथ मंदिर से भगवान की शाही सवारी निकाली गई। शंखनाद, मंजीरे की थाप, ढोल और डमरू की दिव्य आवाज के साथ निकलती बाबा महाकाल की शाही सवारी। शाही ठाट बाट के साथ राजाधिराज भगवान महाकाल चांदी की पालकी पर सवार होकर निकले तो नजारा देखते ही बन रहा था। तस्वीरें उज्जैन की हैं। मौका विजयदशमी का था। हजारों की संख्या में महाकाल की नगरी पहुंचे बाबा के भक्तों ने इस शाही सवारी में हिस्सा लिया। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाबा महाकाल का रथ खींचा। शाही सवारी में सैकड़ों युवाओं ने बड़े बड़े ढोल बजाए, तो वहीं पुलिस बैंड ने बाबा महाकाल के रथ की अगवानी की। इसके साथ ही महाकाल लोक के उद्घाटन का 7 दिवसीय उत्सव शुरू हो गया। 11 अक्टूबर को महाकाल लोक के उद्घाटन तक हर रोज अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। आपको बता दें कि 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल लोक का औपचारिक उद्घाटन करने के लिए उज्जैन आ रहे हैं। महाकाल महाराज का ये श्री महाकाल लोक बना है और इस लोक को महाकाल बाबा को ही समर्पित करने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। 11 अक्टूबर शाम को 6 बजे ये पल आएंगे। अवंतिका में तो अद्भुत उत्साह है ही, पूरा प्रदेश उत्साहित है। ये गर्व के क्षण है और मैं सबसे अपील करता हूं कि वो उन क्षणों के साक्षी बनने के लिए महाकाल बाबा की नगरी उज्जैन अवंतिका इस अवसर पर जरूर पधारें।
उत्सव के रंग की अद्भुत तस्वीरें महाकाल की नगरी के साथ ही कहना की नगरी से भी आई हैं। वृंदावन में दक्षिण भारतीय शैली के श्री रंगनाथ मंदिर में विजयदशमी का पर्व बुधवार को विधि विधान से मनाया गया। विजयदशमी पर भगवान रंगनाथ की सवारी सुबह निज मंदिर से बड़े बगीचा पहुंची, जहां भगवान की आरती उतारी गई और प्रसाद लगाया गया। शाम को गोधली बेला में बड़े बगीचा में बने मंडप से भगवान स्वर्ण अश्व पर विराजमान होकर हाथ में भाला, धनुष, तलवार और दूसरे शस्त्र लेकर शमी वृक्ष के पास पहुंचे। यहाँ पर वृक्ष का पूजन वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूरे विधि विधान से किया गया। मान्यता है कि पांडव जब वन गए थे तो अपने शस्त्र अस्त्र शमी वृक्ष पर ही रखकर गए थे। दशहरे पर जब वो वापस आए तो पहले उन्होंने शमी वृक्ष का पूजन किया और फिर 8 दिशाओं में शस्त्र चलाकर परीक्षण किया था। तब से ही शमी वृक्ष का पूजन करने की परंपरा चली आ रही है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ मथुरा से ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रुख करते हैं केदारनाथ धाम का। कोरोना की पाबंदियां हटी तो बाबा के दर पर माथा टेकने के लिए भक्तों का तांता लग गया है। विजयदशमी के मौके पे तो भारी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। जी हाँ, देखिए वैसे तो पूरे नवरात्र केदारनाथ में भक्तों का तांता लगा रहा, लेकिन विजयदशमी पर तो 15,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। इस साल यात्रा के समापन तक 15 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। बाबा केदार के दरबार में भक्तों की भीड़। विजयदशमी तक रिकॉर्ड यात्रियों ने किए बाबा के दर्शन। भीड़ देखकर व्यापारियों के चेहरे पर खिली रौनक। देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नवरात्र में संख्या तेजी से बढ़ी। दशहरे पर 15,000 से ज्यादा भक्त बाबा के दर पर हाजिरी लगाने पहुंचे। अब तक 13,45,000 से ज्यादा यात्री यहां आ चुके हैं, जो एक रिकॉर्ड है। इस साल यात्रा समाप्त होने तक 15 लाख यात्रियों के पहुंचने का अनुमान है। केदारनाथ धाम सहित केदार घाटी के पड़ाव में तीर्थ यात्रियों की भीड़ बढ़ने से यहां के कारोबारी भी बेहद खुश हैं। बरसात में यात्रियों की कमी से उनके चेहरे मुरझा गए थे। हालांकि अब संख्या बढ़ने से केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। सोनप्रयाग में शटल सेवा वाहनों के लिए लंबी लाइन लग रही है। गौरीकुंड से केदारनाथ तक 18 किलोमीटर के पैदल मार्ग में जिला प्रशासन व्यवस्था जुटाने में लगा हुआ है। 4-5 दिन से ऊपर की जो चोटियां हैं उसमें बर्फबारी हुई है और इसकी वजह से टेम्परेचर्स भी काफ़ी डाउन हुए हैं, तो अलाव की व्यवस्था की जा रही है यात्रियों के लिए जगह जगह पर। और यात्रियों से भी अनुरोध किया जा रहा है, अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि वो जो यात्रा करने आ रहे हैं वो सफिशिएंट क्वांटिटी में वुलन क्लोथ्स लेकर आए। केदारनाथ की चोटियों में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। यात्रियों को ठंड में बाबा के दर्शन के लिए कतार में इंतजार करना पड़ रहा है। इसी के चलते जिला प्रशासन को यात्रियों से भी अपनी हिफाजत पर ध्यान देने की अपील की जा रही है। केदारनाथ धाम से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड के चारों धामों के कपाट फिलहाल खुले हुए हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। विजयदशमी के मौके पर चारों धामों के कपाट बंद होने की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि बाबा केदारनाथ के कपाट 27 अक्टूबर को, बाबा बद्री विशाल के कपाट 19 नवंबर को बंद किए जाएंगे। गंगोत्री धाम के कपाट 26 अक्टूबर से शीतकाल में 6 महीने के लिए बंद हो जाएंगे। नवंबर और 19 नवंबर हफ्ते विशाल की। विजयदशमी पर केदारनाथ धाम से लेकर बद्रीनाथ धाम तक श्रद्धालुओं का सैलाब दिखा। विजयदशमी के दिन केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम और गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की तिथि भी घोषित कर दी गई। ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में पंचांग गणना के अनुसार 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के कपाट बंद होने की तिथि की घोषणा की गई, जिसके मुताबिक 27 अक्टूबर को भाई दूज के पर्व पर केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे।
भैया दूज का दिन शुभ मुहूर्त में कपाट बंद हो जाएगा। उसका बाद भगवान द्वितीय केदार मध्य महेश्वर जी का कपाट 18 नवंबर को ब्राह्मण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त में कपाट बंद हो जाएगा। उसके बाद उसी दिन रात को विश्राम बेला, द्वितीय दिन राशि, तृतीय दिन गिरिया और चौथा दिन ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ जी का प्रस्थान हो जाएगा। उसी दिन बाबा मधमेश्वर जी का मेला भी होगा। बता दें कि हर साल 6 महीने ग्रीष्मकाल में तीनों केदारों के कपाट खोले जाते हैं और शीतकाल में बंद कर दिए जाते हैं। विजयदशमी के दिन हर साल बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि की भी घोषणा होती है, जबकि बसंत पंचमी के दिन कपाट खुलने की तिथि तय की जाती है। इसलिए विजयदशमी पर मंदिर परिसर के सभा मंडप में विशेष पूजा अर्चना कर कपाट बंद होने की तिथि घोषित कर दी गई। बोले भगवान विशाल की, भगवान की देव पूजा के लिए समर्पित करने के लिए 19 तारीख को अच्छा दिन लग रहा। विजयदशमी के शुभ पर्व पर भगवान विशाल जी के कपाट शीतकाल के लिए बंद करने की घोषणा श्रीमान रावत जी के द्वारा की गई। पंचांग हमारे द्वारा देखा गया और 19 नवंबर को दोपहर बाद 3:35 पर मीन लग्न में भगवान के स्त्री कपाट शीतकाल से बंद कर दिए जाएंगे। हाँ, वो बच्ची है। इस साल बद्रीनाथ धाम में रिकॉर्ड तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं। अब तक 14,20,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। 19 नवंबर को कपाट बंद होने से पहले भगवान बद्री विशाल का दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेने के लिए और श्रद्धालु पहुंचेंगे, जिससे श्रद्धालुओं के यहां हाजिरी लगाने का आंकड़ा और बढ़ना तय है। विजयदशमी के दिन गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की तिथि भी घोषित कर दी गई। गंगोत्री धाम के कपाट 26 अक्टूबर को अन्नकूट पर्व पर दोपहर 12:01 पर शीतकाल के लिए 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाएंगे। मां गंगा अगले 6 महीने तक अपने शीतकालीन प्रवास मुखबा में श्रद्धालुओं को दर्शन देंगी। तीनों धाम के अलावा यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तिथि यमुना जयंती पर तय की जाएगी। केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल, बद्रीनाथ से कमल नयन और गंगोत्री धाम से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, दिवाली नजदीक आ रही है तो जाहिर सी बात है कि पटाखों की याद तो आएगी ही। प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए अदालत और सरकार ने पटाखों के निर्माण में कई तरह के केमिकल के इस्तेमाल पर फिलहाल रोक लगा रखी है। लेकिन तमिलनाडु के शिवकाशी में इस बार फिर से पटाखों का कारोबार जोर पकड़ रहा है। इस काम में लगे लोगों को उम्मीद है कोरोना के बाद बदले माहौल में इस बार पटाखों की मांग बढ़ेगी और उनके घरों में खुशियां लौटेंगी। दिवाली करीब आ रही है तो तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखों का निर्माण भी जोर पकड़ने लगा है। कारीगरों को उम्मीद है कि कोरोना तो खत्म हो चुका है, तो इस क्षेत्र में आई मंदी का भी दौर खत्म होगा और उनके घरों में खुशियां लौटेंगी। இந்த வேலை வந்து 10 வருஷம் இங்க வேலை பார்த்திருக்கேன். வேற வேலை பார்க்கலாம்னா பட்டாசு வேற வேலையில தெரியாது, இந்த வேலை தான் தெரியும். இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்லாம கொடுக்குறாங்க. இந்த ஒரு மாசமா வேலையில் நல்லா கொடுக்குறாங்க. இவ்வளோ நாள் வேலை இல்லாமல் வீட்டில் கிடந்தோம். கொரோனா வந்து அதனால இப்போ இந்த ஒரு 2 மாசமாக தான் வேலை தராங்க. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம். பரவாயில்லாமல் இது ஓடுது வளர்ப்பு. இதை நம்பி தான் நாங்களும் பிள்ளை குட்டியாட இருக்கோம்। हालांकि अदालत ने पटाखों में बेरियम जैसे रासायनिक तत्वों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है, तो पटाखा निर्माताओं को सीमित स्तर पर काम करना पड़ रहा है, लेकिन इन्हें भरोसा है कि इस बार दिवाली फायदे वाली होगी। Definitely reaping the benefits for it this year. So this year we hope the season is going to be very good because we had a very good start with Vinayaka Chaturthi in Maharashtra. It was a very good indication that Sivakashi's fireworks industry is going in the right way of having a very good Diwali this year. देश में 95% पटाखे शिवकाशी में ही बनते हैं। इस बार कच्चे माल की कीमत बढ़ने से पटाखे भी महंगे रहने के आसार हैं, लेकिन दिवाली में इनकी अच्छी मांग रहेगी तो कारोबार में भी रौनक लौटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब आपको दिखाते हैं सुरों का समागम, दिखाते हैं आपको सुरीला वीणा कंसर्ट। जी हां, इस कॉन्सर्ट का आयोजन तमिलनाडु के मदुरई में किया गया। इस कॉन्सर्ट में 108 महिलाओं और पुरुषों ने हिस्सा लिया और एक साथ वीणा के सुर छेड़े। दशहरा के मौके पर मदुरई में आयोजित इस अनूठी सुर साधना का वीडियो वायरल हो रहा है। बात करेंगे एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के मिशन अंतरिक्ष की, जिसमें एक नया चैप्टर, नया अध्याय जुड़ गया है। मिशन क्रू 5 के तहत स्पेसएक्स के रॉकेट ने आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी है। इस मिशन में स्पेसएक्स का रॉकेट 4 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर गया है। इनमें 2 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं, एक जापानी और एक रूसी है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Engines full power. And liftoff. स्पेस एक्स ने इस बार फिर नया मुकाम हासिल किया है। ऐसा पहली बार है जब एलन मस्क की कंपनी ने अपने लॉन्चिंग व्हीकल से रूसी अंतरिक्ष यात्री के साथ 3 और अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना किया है। क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को नासा और रूसी स्पेस एजेंसी रोकोस्मोस के बीच एक्सचेंज डील के तहत भेजा गया है। फाल्कन 9 रॉकेट के टॉप ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट को फ्लोरिडा के नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। भारतीय समयानुसार लॉन्च पैड 39A से मिशन को सुबह 9:30 बजे लॉन्च किया गया। क्रू 5 मिशन में 2 अमेरिकी, 1 जापानी और 1 रूसी एस्ट्रोनॉट शामिल हैं। इनमें नासा के एस्ट्रोनॉट निकोल मान और जोस कसाडा शामिल हैं, जो मिशन कमांडर और पायलट के रूप में काम करेंगे। वहीं जापान एयर स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के एस्ट्रोनॉट कोइची वकाटा और रोकोस्मोस के कॉस्मोनॉट अन्ना किकिना मिशन विशेषज्ञ के रूप में काम करेंगे। नासा ने बताया है कि फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से क्रू ड्रैगन एंड्योरेंस 17,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 29 घंटे में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचेगा। नासा के मुताबिक इसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ एक इंटरसेप्ट कोर्स पर रखा जाएगा। स्पेस में पहुंचकर क्रू 5 200 से ज्यादा साइंस एक्सपेरिमेंट्स करेगा। स्पेसएक्स अब तक कुल 30 एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेज चुका है। इससे पहले मई 2020 में स्पेसएक्स ने नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा था। खास बात यह है कि स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट और कैप्सूल, जिसमें सवार होकर एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए हैं, रीयूजेबल है, यानी इसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दूसरी बार है जब स्पेसएक्स के एंड्योरेंस नाम के कैप्सूल को आईएसएस के लिए रवाना किया गया है। स्पेसएक्स कंपनी स्पेस की दुनिया में तेजी से कदम बढ़ा रही है। इस कंपनी को मंगल ग्रह के लिए रॉकेट लॉन्च करने की अनुमति भी मिल गई है। यही नहीं, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी स्पेसएक्स को कई काम करने के लिए बोले हैं, ताकि स्टारशिप की लॉन्चिंग के समय आसपास के वातावरण में पर्यावरणीय नुकसान कम से कम हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कार्यक्रम में अब हम उस पड़ाव पर आ पहुंचे हैं जहां हम आपसे विदा लेते हैं। या मतलब कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त है। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। फिर ढेर सारी बातें होंगी, ढेर सारी खबरें होंगी, साथ में चाय भी होगी। चाय के साथ स्नैक्स भी होंगी कल 4 बजे चाय पर चर्चा में। कल मिलते हैं गुड न्यूज टुडे पर।